मेरे पिताजी पिछले 30 साल से शहर के बाहर एक गांव में ब्रेकफास्ट शॉप चला रहे हैं और उनका एक ही गोल्डन रूल है, ताजे बने मीट बंस को कभी भी बाहर नहीं ले जाया जा सकता। दुकान में बैठकर खाओ तभी मिलेगा। ये रूल उन्होंने आधे आधे मीटर बड़े लाल अक्षरों में दीवार पर लिखवाया था, स्टीमर बास्केट्स के ठीक बगल में सफेद दीवार पर। मैं हमेशा से इस रूल को थोड़ा बहुत समझता था, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मुझे उस रूल की असली अहमियत का एहसास हुआ, और वो भी सबसे बुरे तरीके से। हुआ ये कि आज मेरे पिताजी को किडनी स्टोन्स की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और मैं दुकान संभालने के लिए गया। अभी मैं वहाँ था ही कि फोन आया पिताजी का। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। तूने किसी कस्टमर को बंस बाहर ले जाने दिए, अभी जा और वापस ले आ। हमारी दुकान का नाम है चेंग हिलोदुडियन। पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर हैं, लेकिन उनके हाथ के बने मीट बंस की बात ही अलग है। पतला डो, भरपूर फिलिंग और गाढ़ी सॉस। रोज सुबह होने से पहले ही लाइन लग जाती है, तो आज भोर से पहले ही मैं दुकान पहुंच गया, जैसा पिताजी ने कहा था। कोट उतारा, नीली यूनिफॉर्म पहनी और डो गूंथने लगा। फिलिंग तैयार की। बचपन से ये काम करता आया हूँ, आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। भले ही इन सालों में वो पुरानी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन हाथों को सब याद है। सुबह के 5 बजे पहला बैच तैयार। स्टीमर का ढक्कन उठाया तो गर्म सफेद भाप सीधे बाहर निकली, और उसके साथ आई वो खुशबू गोश्त की, मसालों की, जिसने पूरी दुकान को तुरंत भर दिया। स्टीमर में सजे मोटे सफेद चमकते बंस जैसे छोटे छोटे खजाने हों। बॉस 2 मीट बंस और एक बोल सोय मिल्क। पहला कस्टमर था अंकल वन, पास के कंस्ट्रक्शन साइट वाले। रोज सबसे पहले यही आते हैं। ठीक है, मैंने पिताजी की टोन कॉपी की और झटपट ऑर्डर लेकर पहुंचा दिया। अंकल वन ने एक बाइट लिया। गर्म था, मुंह जला, हवा खींची, लेकिन तब भी मुस्कुराते हुए बोले, वाह कमाल है। मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर कस्टमर्स का तांता लग गया। बॉस 4 मीट बंस, 2 बोल पॉरेज। देखते ही देखते दुकान भर गई। आवाजें, हंसी, खाने की आवाजें और वो जानी पहचानी महक जो पसीने और खाने के मेल से बनती है और हड्डियों तक उतर जाती है। मैं अकेला 3 लोगों का काम कर रहा था। पेमेंट लो, डिशेस दो, टेबल साफ करो। थकान थी, लेकिन कैश रजिस्टर में बढ़ते सिक्के देखकर एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन भी थी। मन में एक ख्याल आया, शायद ये दुकान आगे चलाना इतना बुरा भी नहीं होगा। लेकिन वो ख्याल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, तीखी, जहरीली और उस खास किस्म की सुपीरियोरिटी से भरी जो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। अरे ये चैनवी नहीं है, यहाँ बंस बेच रहा है। मैंने रिफ्लेक्सिवली सिर उठाया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। डिजाइनर स्कर्ट, परफेक्ट मेकअप और एक ऐसा हैंडबैग जिसे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका, लेकिन जो क्लियरली बहुत महंगा था। ये लिन यूए थी, जिससे मैंने 3 साल रिलेशनशिप में बिताए, जिसके साथ मुझे लगा था शायद हम साथ रहेंगे। लेकिन वो रिश्ता टूट गया क्योंकि मैं उसे डायमंड रिंग नहीं दिला सका। और उसके बगल में खड़ा था एक मोटा आदमी, बाल चमकेट हुए, कलाई पर सोने की घड़ी जो आंखें चुंधिया दे। एक हाथ से लिन यूए की कमर थामे, दूसरे हाथ में रेंज रोवर की कीज घुमा रहा था। मेरे सिर में खून चढ़ गया। दुनिया में जिन 2 लोगों को देखना मैं सबसे कम चाहता था, वो ठीक उस वक्त आ गए जब मैं सबसे ज्यादा एम्बेरेस्ड था। मैं वहां खड़ा था, ग्रीसी यूनिफॉर्म, आटे और पसीने से लिपटा हुआ, एक जोक की तरह। और वो थी दमकती, खूबसूरत, एक प्राउड प्रिंसेस की तरह। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने दांत भींचकर कहा। आवाज सूखी थी। लिन यूए ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। होंठ तिरछे हो गए। उसकी नजर वैसी थी जैसे कोई किसी आवारा कुत्ते को देखता है। ब्रदर वान के साथ कुछ काम था इधर, सोचा ब्रेकफास्ट भी कर लें। सुना था इस दुकान के बंस बहुत फेमस हैं। ये सोचा नहीं था कि ये तुम्हारी दुकान निकलेगी। उसने कहा कि सोचा नहीं था, लेकिन आवाज में मौकरी टपक रही थी। वो मोटा आदमी भी बोला, आवाज जैसे बिना धुले बर्तन पर तेल। शाओयू, ये वो कॉलेज बड़ी है जिसकी बात करती थी? उसने कॉलेज बड़ी पर खास जोर दिया। हाँ चैन्यू, मिलो, ये मेरे बॉयफ्रेंड वांगाओ हैं। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी, बस 2 ठंडे शब्द निकाले। वांगाओ ने नाक चढ़ाई और लिन यूए की बांध दबाई। शाओ यूए को तुम्हारे मीट बंस खाने हैं, सुना है बहुत फेमस हैं। 10 बंस पैक करो। मेरा दिल डूबा। पैक। मेरी नजर अनजाने में दीवार पर लिखी उस लाल लाइन पर गई। सॉरी, ये दुकान का रूल है, ताजे मीट बंस बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने दीवार की तरफ इशारा किया, आवाज फॉर्मल रखने की कोशिश की। ये पिताजी का स्ट्रिक्ट हुक्म था और फिलहाल मेरा एकमात्र काउंटर अटैक भी। यहाँ मेरे घर में अगर तुम ड्रैगन हो तो भी चैन में रहो, अगर फॉक्स हो तो छुप जाओ। लेकिन वांगो को इस स्टूपिड रूल की कोई परवाह नहीं थी। उसने वॉलेट से एक 100 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली, कोई 1000 रुपए होंगे, और सीधे उस चिकनी टेबल पर पटक दी। रूल्स फिक्स्ड होते हैं, लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, हमें जल्दी है, यहाँ बैठने का टाइम नहीं, ये काफी है। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई और चारों तरफ देखा, जैसे बाकी सब उससे नीचे हों। मैं उन लाल नोटों को घूरता रहा जब तक आंखें चुंधिया न गईं। आसपास बैठे कस्टमर्स ने चॉपस्टिक्स रख दिए और हमारी तरफ देखने लगे। आंखों में क्यूरियोसिटी थी, दया थी और कहीं न कहीं थोड़ी सी नफरत भी। मेरा चेहरा जल रहा था, शर्म से नहीं, गुस्से से। ये नंगी बेइज्जती थी। उसे लगता था पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि पिताजी का 30 साल पुराना रूल भी। पैसे नहीं चाहिए। मैंने वो गड्डी वापस धकेल दी। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने कहा, बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, खाना है तो यहाँ बैठकर खाओ, नहीं खाना तो दरवाजा सामने है, गुड बाय। मेरी बात ने वांगो को आग लगा दी। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने मुट्ठी टेबल पर मारी, सिरका उछल गया। तू बंस बेचने वाला है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? मान या ना मान, कल तेरी इस स्टूपिड शॉप
शॉप को बंद करवा दूंगा। ब्रदर वान, गुस्सा मत हो। लिन यूए ने रोकने की कोशिश की, आवाज कांप रही थी। फिर उसने मुड़कर मुझे देखा, आंखों में वो विनर की दया जो सबसे ज्यादा झलाती है। चेनुई, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ब्रदर वैन का स्टेटस देखो, वो तुम्हारी इस छोटी दुकान में ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ये इज्जत की बात है। थोड़ा झुक जाते सब ठीक हो जाता। इस सब में तुम्हारा क्या फायदा? वो रुकी, जैसे कोई किसी नासमझ बच्चे को लेक्चर दे रहा हो। तुम कॉलेज में भी ऐसे ही थे, गरीब और जिद्दी। तुम्हारे पिताजी ने पूरी जिंदगी बंस बेचने में लगा दी, क्या मिला? और तुम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी यहीं आ गए बंस बेचने। तभी अचानक मेरे अंदर से कुछ टूट गया। मैंने उसे घूरा और एक एक शब्द चुनकर बोला, ये मेरी दुकान है, मेरे रूल्स हैं। मेरे पिताजी ने जिंदगी बंस बेचकर मुझे पढ़ाया, मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन तुम्हें होनी चाहिए, पैसे के लिए किसी के साथ भी चली जाती हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लिन यूए का चेहरा एक पल में पिग्स लिवर जैसा हो गया। मेरी बात सीधे जाकर लगी थी। वांगाओ आगा बूला हो गया, आस्तीन चढ़ाई और मुझ पर झपटा। तभी अचानक मैंने वो बन काटने वाला चाकू उठाया और कटिंग बोर्ड पर पूरी ताकत से मारा। पूरा बोर्ड हिल गया। मैंने उसे घूरा, आंखें लाल, नजर में वो पुरानी हिंसा जो गांव में लड़ते लड़ते सीखी थी। हाथ लगाकर देख। बरसों की ऑफिस लाइफ ने थोड़ा नरम किया था मुझे, लेकिन हड्डियों में जो जंगलीपन था वो गया नहीं था। अगर सच में लड़ाई होती तो ये मोटा चिकना आदमी मेरे सामने एक पल भी नहीं टिकता। वांगो एक पल के लिए ठहर गया, चाकू देखा, फिर मेरी आंखें देखी, एक कदम पीछे हटा। दुकान में सन्नाटा छा गया, कोई सांस नहीं ले रहा था। बहुत अच्छे चेनुई, याद रखना। वो लिन्यू को खींचकर जाने लगा, लेकिन लिन्यू ने उसका हाथ झटका। उसने मुझे एक आखिरी बार घूरा, आंखों में पुरानी जिद और नई नफरत, और अगले ही पल स्टीमर की तरफ दौड़ी। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले ही उसने ढक्कन उठाया, खौलती भाप से हाथ जला, हाफी, लेकिन तब भी अंदर से कई बंस निकाले और अपने डिजाइनर बैग में ठूंस दिए। जल्दी जल्दी, बेतरतीब, बदले की जीत वाली मुस्कान के साथ। बाहर भी ले जा रही हूँ और पैसे भी नहीं दूंगी, देख लो क्या कर लेते हो। वो मेरे पास से गुजरी, उस मुस्कान के साथ जो सिर्फ बदला लेने वाले लोग मुस्कुराते हैं। मैं वहां खड़ा रहा, हाथ में ठंडा चाकू, दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक। मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये कोई झगड़ा नहीं था, ये एक सीन था, बेशर्म, खुल्लम खुल्ला, पिताजी का रूल। वो प्रिंसिपल जिसे मैंने आधे दिन थाम के रखा था, उस पल एक मजाक लग रहा था। वांगाओ भी एक पल रुका, फिर जोर से हंसा। शाओ यूए, शाबाश, इसी को कहते हैं। उसने उसे प्राउडली थपथपाया, मुझे एक डिफाइंड नजर दी और दोनों स्वैगर करते हुए दुकान से निकल गए। गली के मोड़ पर जाकर गायब। मैं वहीं खड़ा रहा, हाथ में चाकू, दिमाग खाली। आसपास के कस्टमर्स फुसफुसाने लगे, बेचारा चैन ऐसे लोगों से पाला पड़ा। हाँ यार, लग रहा था बर्बाद करने ही आए थे दुकान। वो बातें मेरे कानों में पड़ी और जैसे पूरे जिस्म से ताकत खींच ली। मैंने धीरे से चाकू रखा और स्टूल पर बैठ गया। वांगाओ की नोटों की गड्डी अभी भी वहीं पड़ी थी। बड़ा आयरॉनिक लगा, पैसे के लालच को मैंने हरा दिया था, लेकिन पिताजी के रूल को नहीं बचा पाया। हार गया, बुरी तरह हार गया। अब पिताजी को क्या बताऊंगा? वो हॉस्पिटल बेड से उठकर मुझे मार डालेंगे। मैंने बालों में हाथ फेरा, फोन निकाला, सोचा नहीं, अभी कॉल नहीं करता। बस कुछ बंस ही तो थे, ज्यादा से ज्यादा एक डांट मिलेगी। मैंने खुद को यही समझाया, लेकिन अंदर की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक फोन बजा, पिताजी का कॉल। दिल एक बीट छोड़ गया, सांस ली और उठाया। हाँ पापा, तूने किसी कस्टमर को बंस बाहर ले जाने दिए? दूसरी तरफ पिताजी की आवाज, सुबह वाली कमजोर धीमी आवाज नहीं थी, ये कुछ और ही थी, असाधारण डर और गुस्से से भरी, इतनी ऊंची कि कान चुभ रहे थे। पापा शांत रहो, सुनो मुझे, बकवास मत कर, जा अभी जा और वो बंस वापस ले आ, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। उनकी आवाज कांप रही थी, घबराहट से, टेरर से, और वो कंपन फोन के थ्रू भी मेरे हाथ तक पहुंच गई। पापा बताओ तो, वो औरत थी ना, एक्सपेंसिव कार वाली, बैग में बंस ले गई। मेरा दिमाग झंझना गया, ये उन्हें कैसे पता? वो तो हॉस्पिटल में है, जैसे उनके आईज और ईयर्स हर जगह हो। पिताजी शायद मेरा सोचना समझ गए, आवाज तुरंत एंग्शियस और तेज हो गई। ये मत सोच मुझे कैसे पता, अभी जा, उस बैग में जितने बंस हैं एक एक करके वापस ले आ, एक भी नहीं छूटना चाहिए, जल्दी। पापा बस कुछ बंस की बात है, तुम बहुत एग्जैजरेट कर रहे हो, वो जा चुके हैं, कैसे ढूंढूंगा? मुझे अभी भी लग रहा था लिन्यू बस दिखावे के लिए बंस लेकर गई, मुझे चिढ़ाने के लिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? चेनुई, पिताजी की आवाज एकदम धीमी हो गई, लेकिन उस धीमेपन में जो वेट था वो मेरी रूह तक उतर गया। ये उतना सिंपल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू अभी भी मुझे अपना बाप मानता है तो अभी निकल और उन्हें ढूंढ, नहीं मिले तो वापस मत आना। और फोन बंद हो गया। मैं वहां खड़ा रहा, फोन हाथ में। दुकान में अभी भी कुछ कस्टमर्स बैठे थे जो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। पिताजी पागल हो गए हैं, कुछ बंस के लिए मुझे ही बेटा मानने से इनकार कर दिया। ये कौन सा लॉजिक है? गुस्सा था, अर्जेंसी थी और साथ में एक अजीब बोन चिलिंग डर भी जो समझ नहीं आ रहा था। पिताजी की जिंदगी में पहाड़ गिर पड़े तो भी वो नहीं कांपे। आज उनकी आवाज में वो टेरर था, फोन के थ्रू भी।
कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। बाकी कस्टमर्स खाकर टेबल पर पैसे रख देना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने अपनी यूनिफॉर्म उतारी, केयरलेसली टेबल पर फेंकी और दुकान से बाहर भागा। पिताजी का रिएक्शन बहुत एबनॉर्मल था। जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं। कुछ भी हो, पहले लिन युए को ढूंढना होगा। लेकिन ढूंढूं कहाँ? इस अर्बन विलेज की गलियां स्पाइडर वेब की तरह उलझी हुई, बेतरतीब। मैं एली के मुहाने पर आकर रुका और बिजी मेन स्ट्रीट को देखता रहा, कंप्लीटली लॉस्ट। एक व्हाइट रेंज रोवर इस जगह दिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो किस डायरेक्शन में गए। मैं घबराया हुआ खड़ा था, तभी अचानक याद आया उसका फोन नंबर। हमने ब्रेकअप के बाद सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन वो नंबर, वो तो जैसे दिमाग में टैटू हो गया था। भूलना चाहा तो भी नहीं भूला। कांपते हाथों से ब्लैकलिस्ट से निकाला और डायल किया, और जवाब मिला, सॉरी, द यूजर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, WCAT यूज की। अच्छा हुआ उसने उसे डिलीट नहीं किया था अभी तक। मैंने डायरेक्टली कॉल किया, बहुत सोचा इस बारे में, और जब लगा कि वो उठाएगा नहीं, तभी कॉल कनेक्ट हो गई। मेरे मुंह से बस निकल पड़ा, चेनवी, वो बंस वापस दे, एक भी नहीं रखना। अभी कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की चुप्पी, जैसे मेरी आवाज सुनकर वो डर गई हो। फिर वो आवाज आई, हानो की मक्कारी भरी आवाज। कौन है ये लिटिल युए? वही बन वाली है क्या? अभी तक नहीं माना इसने। सुन लिन युए, अगर दोबारा तंग किया तो किसी को भेजूंगा समझाने, और तू सुन, बंस बैग से निकाल के फेंक दे। बस मैंने खुद को काम करने की कोशिश की। इस वक्त डराना नहीं था मुझे, बल्कि वो बंस उससे दूर करवाने थे। बंस चले जाए तो पापा को कुछ तो एक्सप्लेन कर सकती थी। फेंक दो उन्हें चेनुई, प्लीज। क्या फेंक दूं? पागल हो गई हो क्या? ये कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पापा भी उतने ही न्यूरोटिक हैं जितनी तुम हो। नहीं फेंकूंगी, एक एक करके खाऊंगी और तुम्हें जलाऊंगी। बस अब टाइम नहीं है मेरे पास। ब्रदर हैंग मुझे मॉल ले जा रहा है हैंडबैग्स लेने। रुको मत जाओ, उन बंस में कुछ प्रॉब्लम है, खाना मत उन्हें। प्रॉब्लम? पॉइजन किया है क्या तुमने? और भी अच्छा हुआ, चलो ट्राई करते हैं। पॉइजन से मरना भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और कॉल कट गई। मैंने पास के यूटिलिटी पोल पर जोर से मुक्का मारा, हाथ छिल गया, जलन होने लगी। बेवकूफ लड़की, उसे पता ही नहीं कितनी सीरियस बात है ये। नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं हूँ, जिसे अभी तक कुछ पता ही नहीं। मैंने पापा को दोबारा कॉल किया। इस बार उन्होंने जल्दी उठाया। उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, पर बताएंगे नहीं, वो कह रहे हैं वो बंस खाएंगे। पापा बताओ उन बंस में क्या है? नहीं बताओगे तो ढूंढूंगी कैसे? कहाँ देखूं? दूसरी तरफ लंबी खामोशी, सिर्फ उनकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द और डर अंदर ही अंदर दबाए हुए हों। पापा पापा बोलो कुछ। चेन्स गोल्डन स्प्लेंडर में देख, वो वहाँ का रेगुलर है, और मॉल जा रहे हैं तो डाउनटाउन वाला बड़ा मॉल ही होगा। ये तुम्हें कैसे पता? कैसे पता है ये मैटर नहीं करता, उन्होंने बात काटते हुए कहा। अभी जाओ, टैक्सी लो, जल्दी जाओ, और सुनो, जब मिले तो हर हाल में वो बंस वापस लेना। हाँ, और अगर वो खा भी चुके हो तो वो रुके। उनकी आवाज थोड़ी कांपी। अगर खा लिया तो क्या होगा? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर खा लिया है तो उन्हें बताना, किसी से भी बात मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी सुनाई दे, ऐसे चलते रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ लोग हो, जहाँ धूप हो, उस तरफ चलते जाना। पापा के ये वर्ड्स तेज और जल्दी जल्दी निकले, एक एक शब्द जैसे कील की तरह दिल में चुभ गया। पीछे मत देखना, बात मत करना, ये सब क्या है? ये तो वैसी ही बातें हैं जो बड़े बुजुर्ग गोस्ट स्टोरीज में कहते हैं। मेरा दिमाग घूम रहा था, लेकिन पांव रुके नहीं। मैं सड़क पर दौड़ी, एक टैक्सी रोकी। सर, डाउनटाउन गोल्डन स्प्लेंडर मॉल। गाड़ी चल पड़ी और उस घुटन भरी अर्बन कॉलोनी से दूर होने लगी। मैं कार की विंडो से बाहर देखती रही। सिटी का नजारा तेजी से गुजरता रहा। दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पापा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? टैक्सी गोल्डन स्प्लेंडर मॉल के एंट्रेंस पर रुकी। मैंने ड्राइवर को 100 का नोट दिया, चेंज का इंतजार नहीं किया, बस भागी अंदर की तरफ। इस मॉल में पहले भी आई थी लिनू के साथ, तब स्टूडेंट थी, पॉकेट में पैसे नहीं होते थे, बस फैंसी शॉप्स के बाहर खड़ी रहती थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज उसी मॉल में उसी लिन्यू को ढूंढने आई हूँ। कितनी आयरनी है, मॉल की ऐसी फ्रीजिंग थी, मेरी ब्रेकफास्ट शॉप की गर्मी से बिल्कुल अलग। एलिगेंटली ड्रेस्ड लोग आसपास से गुजर रहे थे, परफ्यूम की खुशबू उड़ रही थी, और उनकी नजरों में एक हल्की सी नफरत भी थी मेरे लिए। तब जाकर याद आया कि मैं अभी भी काम वाले कपड़ों में हूँ, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन उस वक्त ये सब सोचने का टाइम नहीं था। मैंने फोन निकाला, लिन्यू को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अभी भी ब्लॉक किया हुआ था। बस एक ही ऑप्शन था, फ्लोर बाय फ्लोर ढूंढना। ग्राउंड फ्लोर की कॉस्मेटिक्स, सेकंड फ्लोर की विमेन्स क्लोथिंग, थर्ड फ्लोर की मेंस क्लोथिंग। मैं भीड़ में हेडलेस फ्लाई की तरह घूमती रही, हर फेस को स्कैन करती रही। लिन्यू कहीं नहीं थी, वो मोटा हानो भी नहीं दिखा। क्या वो यहाँ आए ही नहीं, या जा चुके हैं? पापा की इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती थी। जितना ढूंढती उतना ज्यादा घबराहट बढ़ती। माथे पर ठंडा पसीना आ गया। पापा की डरी हुई आवाज बार बार दिमाग में गूंज रही थी, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है? फोर्थ फ्लोर का फूड कोर्ट? कुछ नहीं। टॉप फ्लोर का मूवी थिएटर? वहाँ भी टिकट बूथ के पास खड़ी रही काफी देर, कोई फेमिलियर चेहरा नहीं। बस थककर वॉल के सहारे खड़ी हो गई, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। इतने बड़े मॉल में 2 लोगों को ढूंढना जैसे समंदर में सुई ढूंढना हो। क्या करूं? थोड़ी देर के लिए अजीब सा हंसी आई। ये मॉर्निंग कितनी अब्सर्ड थी। पापा का वो अजीब रिएक्शन, और मेरा यहाँ इडियट की तरह भागना। नहीं, पापा का डर फेक नहीं था, वो डर रियल था, बहुत डीप था। मैंने एक लंबी सांस ली और सोचा, अगर मैं हानो होता, एक दिखावेबाज अमीर आदमी, तो नई लड़की के साथ क्या
करता, खाना, शॉपिंग, बैग्स और फिर कार, अंडरग्राउंड पार्किंग। मेरी आंखें चमकी जैसे आखिरी उम्मीद की किरण मिल गई हो। उन्हें तो कार लेनी ही होगी वापस जाने के लिए। मैं तुरंत मुड़ी और एलिवेटर की तरफ दौड़ी। B2 का बटन दबाया, एलिवेटर खुली। बाहर से एकदम अलग ठंडी और नम हवा का झोंका आया। पार्किंग लॉट सुनसान था, रोशनी डिम थी, गाड़ियां जैसे खामोश जानवरों की तरह खड़ी थी। मेरे कदमों की आवाज उस खाली जगह में साफ गूंज रही थी। मैं स्लोली जौने से शुरू करके एक एक कार चेक करती गई। यहाँ का टेम्परेचर बाहर से काफी कम था, ठंड से कांपने लगी। पता नहीं साइकोलॉजिकल था या रियल, लेकिन लगातार ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अचानक पलटी, पीछे कुछ नहीं था, बस ठंडी गाड़ियां। मैंने खुद पर हंसी, पापा ने इतना नर्वस कर दिया था मुझे। जोन बी, जोन सी होते हुए जोन डी के एक कोने में फाइनली वो फेमिलियर व्हाइट रेंज रोवर दिखी। नंबर प्लेट याद थी, लास्ट 3 डिजिट्स 8। मैं कार की विंडो से झांकी। पैसेंजर सीट पर लिन्यू का डिजाइनर हैंडबैग रखा था। बंस उसी में होंगे। मैंने डोर खींचा, लॉक्ड था। क्या करूं? विंडो तोड़ूं? नहीं तो मैं ही गलत हो जाऊंगी। हानो पुलिस बुला लेगा, बस वेट करना होगा। मैं एक पिलर के पीछे छुप गई, आंखें उस रेंज रोवर पर टिकाए। एक एक सेकंड बीतता रहा। पार्किंग लॉट में सिर्फ ऊपर फ्लोरेसेंट लाइट्स की हल्की सी आवाज और कहीं से पानी टपकने की टिप टिप। वो आवाज दिल पर बार बार पड़ रही थी और इरिटेशन बढ़ती जा रही थी। फोन निकालकर टाइम देखा, ऑलमोस्ट नून हो चला था। ये लोग आ क्यों नहीं रहे? क्या जाने का प्लान नहीं है? बस जब पेशेंस का आखिरी धागा टूटने वाला था, तभी दूर एलिवेटर की डिंग सुनाई दी। मैं तुरंत पिलर के पीछे दुबक गई और आधी आंख निकाल कर देखा। एलिवेटर से 2 लोग बाहर निकले, लिन यूए और हानो। हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे, लग रहा था बहुत कुछ खरीद लिया। लिन यूए जोरों से हंस रही थी, प्रैक्टिकली हानो से लटकी हुई थी। हानो का एक्सप्रेशन एकदम प्राउड था, बियर बेली आगे निकली हुई, जैसे वो खुद को यूनिवर्स का सेंटर समझ रहा हो। मैंने मुट्ठियां भींच ली, नाखून हथेली में धंस गए। बस अभी। मैंने एक गहरी सांस ली, दौड़ने के लिए तैयार हुई। तभी कुछ अजीब हुआ। हानो कार के पास पहुंचा, डोर खोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे फ्रीज कर दिया हो। वो अचानक पलटा और सीधे उस डायरेक्शन में देखने लगा जहां मैं छुपी थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तुरंत पीछे हो गई, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर झांका। हानो अभी भी उस डायरेक्शन में देख रहा था, पर मुझे नहीं, मेरे पीछे वाले पिलर को। उसका एक्सप्रेशन बड़ा अजीब था, कंफ्यूज्ड और हल्का सा डरा हुआ। क्या हुआ ब्रदर हुआन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने सिर हिलाया, कुछ बड़बड़ाया, जैसे उसे कोई फिगर दिखा हो वहां। मेरा दिल कस गया। उसने क्या देखा? मेरे पीछे तो सिर्फ पिलर है, पिलर के पीछे वॉल है, कुछ नहीं है वहां। अरे छोड़ो, जल्दी खोलो कार, मेरे पैर तो थक गए हैं बिल्कुल, लिन्यू ने इम्पेशेंटली कहा। हानो ने हाँ में जवाब दिया। रिमोट से कार अनलॉक की, रेंज रोवर की लाइट्स 2 बार फ्लैश हुई। उसने डोर खोला और सामान रखने लगा, तभी फिर रुक गया। इस बार उसकी नजर कार की रूफ पर थी और उसका चेहरा एकदम व्हाइट पड़ गया। टेटे, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? कोई आवाज? कौन सी आवाज? वो पार्किंग की टूटी हुई लाइट की आवाज है, इग्नोर करो। नहीं वो नहीं, वो कोई है वहां, कोई सीलिंग पर नाखून से खुरच रहा है। हानो की आंखें फटी हुई थीं, कार की रूफ के एक पॉइंट पर टिकी हुई। उसके माथे पर बारीक पसीने की बूंदें आ गई थीं। हा हा हा, सीलिंग पर नाखून। ब्रदर वान, कौन होगा यहाँ दिन दहाड़े? सिक्योरिटी कैमरास भी हैं यहाँ, कोई इतना बोल्ड नहीं होगा। देखो कुछ नहीं है। वो हंसते हुए कार की रूफ को देखता रहा। देखो कुछ भी नहीं है, हा हा हा। और बीच में ही हंसी रुक गई। उसका मुंह खुला रह गया, एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मैं पिलर के पीछे सांस रोके खड़ी थी, दिल गले में आ गया था। मैंने डेस्परेटली उनकी नजरों का पीछा किया और रेंज रोवर की रूफ देखने की कोशिश की। वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल स्मूथ रूफ, डिम रोशनी में ठंडी चमक। कोई नहीं था वहाँ, एक बाल भी नहीं। तो फिर वो किससे डर रहे थे? चलो जल्दी चलो वांगो, जैसे किसी ने उसकी पूंछ दबा दी हो। उसने शॉपिंग बैग्स जमीन पर फेंके, लिन यूए का हाथ पकड़ा और उसे कार में घसीटने लगा। डर की वजह से उसकी मूवमेंट्स क्लमजी हो रही थी। लिन यूए का चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे, वो बिल्कुल स्टोन बन गई थी। हानो ने उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और मैं बस देखती रही। नहीं, ऐसे नहीं जाने दे सकती। पापा ने कहा था बंस वापस लेने ही हैं। घबराहट में बिना कुछ सोचे मैं पिलर के पीछे से निकलकर भागी। रुको! मेरे अचानक सामने आने से वो दोनों बुरी तरह हड़बड़ा गए। हानो कांप गया, उसके हाथ से कार कीज जमीन पर गिर गईं। लिन यूए ने जोर की चीख मारी, मुझे घूरते हुए जैसे कोई भूत देख लिया हो। लिन यूए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना सामान लेने आई हूँ, वो बंस वापस करो। बंस? हाँ बंस, वो मेरे घर के बंस हैं, उन्हें नहीं ले जा सकते। बंस दो और बात खत्म। पागल हो गई हो? बंस के लिए विलेज से मॉल तक फॉलो किया हमें, बंस के लिए? उसकी बात इग्नोर करते हुए मेरी नजर सीधे लिन यूए पर गई। वो मेरी स्टेयर से सहम गई और अगले ही सेकंड उसने अपना बैग और कसकर पकड़ लिया। बंस निकालो, मैंने अपनी मेहनत से लिए हैं, क्यों दूं वापस? तभी अचानक हानो फिर से कांपा, उसकी गर्दन अकड़ गई। उसने अपने कंधों और पीठ पर हाथ मारे और बड़बड़ाने लगा। ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? ऐसी कितनी तेज है यहाँ? उसके मुंह से सफेद भाप निकल रही थी। मैंने नोटिस किया, गैराज ठंडी जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि सांस भाप बन जाए। और गर्मी का मौसम था। हानो के होंठ कब से हल्के पर्पल हो गए थे। उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे अभी फ्रीजर से निकला हो। ब्रदर वान, क्या हो रहा है तुम्हें? ठंड लग रही है, बहुत ठंड। शुए, लग रहा है जैसे कोई मेरी गर्दन
गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। उसका चेहरा पैनिक से भरा हुआ था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें टेरर से फैली हुई थीं। मेरे पैरों के तलवे से लेकर सिर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। पापा की बात फिर कानों में गूंजी, अगर खा लिया हो तो किसी की बात मत मानना, पीछे मत देखना। मेरा दिल धक से रह गया। उन्होंने बंस खाए। ऊपर जाते जाते भूख लगी होगी, ब्रदर वान ने एक खा लिया। बस यही दो शब्द दिमाग में घूम रहे थे। ठंड, कंधा बहुत भारी है। हानो बड़बड़ाता जा रहा था, पूरी तरह सिकुड़ गया था, बाहें खुद से लपेटे कांप रहा था। उसका डिजाइनर सूट ठंडे पसीने से भीग गया था, जिस्म से चिपका हुआ था। मैंने उसे ध्यान से देखा और तभी कुछ नोटिस हुआ। उसका दाहिना कंधा बाएं से थोड़ा ज्यादा झुका हुआ था, जैसे उस पर कोई बहुत भारी चीज दबा रही हो, कोई ऐसी चीज जो दिख नहीं रही थी। यह ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। चेनवी, क्या हो रहा है? ब्रदर वान को देखो, उन्हें क्या हो रहा है? ब्रदर वान उठो, मुझे डरा मत। लिन युए चीख रही थी। ठंड, कंधा, दर्द हो रहा है। तुमने बंस में पॉइजन डाला था? नहीं, अभी ब्लेम करने का टाइम नहीं है। अचानक मुझे पापा की बाकी बात याद आई। जहाँ धूप हो, लोग हों, वहाँ जाओ, जल्दी इसे मॉल के अंदर ले चलो, ऊपर बहुत लोग हैं। लिन यू स्टनर्ड होकर देखती रही। बकवास मत करो, अगर मरने देना हो तो यहीं रहो, वरना चलो। मैं दौड़कर हानो का एक हाथ थामा। उसका जिस्म लोहे की तरह ठंडा था। कपड़ों के ऊपर से भी वो हड्डियों तक उतरती ठंड महसूस हो रही थी। और उसका वजन, वो तो टेरिफाइंग था। मैं 1.8 मीटर लंबी हूँ, रेगुलरली वर्कआउट करती हूँ, लेकिन उसे उठाना जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी बहुत भारी चीज को उठाना हो, सुअर से भी ज्यादा भारी। लिन युए भी जल्दी से आई और हम दोनों ने हानो को दोनों तरफ से पकड़कर एलिवेटर की तरफ घसीटना शुरू किया, जैसे कोई बेजान बोझ खींच रहे हों। पीछे पीछे कोई है, मत छुओ मुझे। उसकी आंखें टेरर में पीछे की तरफ घूम रही थीं, प्यूपिल्स फैले हुए थे। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। दांत भींचकर पूरी ताकत से उसे एलिवेटर में घसीट लिया। एलिवेटर के डोर्स धीरे धीरे बंद हुए और उस आखिरी लम्हे में जब डोर्स लगभग बंद हो चुके थे, एक बहुत ही धीमी बारीक सी औरत की कराह सुनाई दी। उस आवाज में इतनी गहरी तकलीफ और अकेलापन था कि रूह कांप जाए। एलिवेटर की व्हाइट लाइट में हानो का पीला चेहरा और भी सिनिस्टर लग रहा था। वो अभी भी कांप रहा था, लेकिन गराज से थोड़ा कम। इसे क्या हो रहा है? लिन युए ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा था कुछ ऐसा खाया है जो नहीं खाना चाहिए था, और अब कोई अदृश्य चीज इस पर सवार है। अगर तुम मुझे पागल नहीं समझते तो यही बता सकती हूँ। मैंने फोन निकाला। हाथ इतना कांप रहा था कि स्क्रीन अनलॉक नहीं हो रही थी। कई बार ट्राई करने के बाद पापा को डायल किया। पापा, इसने खाया? एक खाया। मेरी आवाज इतनी कांप रही थी कि खुद को अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ से पापा की एक गहरी सांस आई, वही सांस जो एलिवेटर में हानो ने ली थी, उससे मिलती जुलती। मैंने बेचैनी में एलिवेटर का फ्लोर ठोका। जगह छोटी थी। मेरी उस मूवमेंट से लिन युए इंस्टिंक्टिवली कोने में सिकुड़ गई। हानो मेरे साथ कीचड़ की तरह चिपका हुआ था। ठंड ठंड बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसका जिस्म एक डरावनी हीट छोड़ रहा था, जैसे एक साथ जहन्नुम और जन्नत हो। डरो मत, जितना डरोगे उतना वो खुश होगा। पापा की आवाज में कुछ काम वापस आया था, लेकिन वो गंभीरता, वो मुझे अंदर से दबाए जा रही थी। ध्यान से सुनो, एक भी गलत वर्ड नहीं। ठीक है, बोलो, सुन रही हूँ। पहले उस लड़की से पूछो, बाकी बंस अभी भी उसके बैग में है। मैंने तुरंत देखा। लिन युए ने बैग में देखा। है? मैंने छुआ नहीं। ठीक है, यही एक अच्छी बात है। अभी एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कोई न हो, जैसे बाथरूम। बाथरूम क्यों? जा रहा हूँ तुझे। इतने सवाल क्यों? बाथरूम जाओ, बाकी सारे बंस निकालो और लाइटर ढूंढो। बंस जलाओ, पूरी तरह जलाओ, राख होने तक। क्या जलाओ? पापा, ये मॉल है, बाथरूम में जलाने से स्मोक अलार्म बजेगा। जब मैं आऊंगा तो एक्सप्लेन करना अपनी माँ को। ज्यादा जरूरी क्या है, पागल की तरह पकड़े जाना या इसके अंदर की चीज का मरना? मैं चुप हो गई। जलाकर पूरी तरह राख कर दो, जितनी बारीक राख हो उतना अच्छा। फिर कोई भी कप लो, कोई भी चलेगा, राख उसमें डालो, टैप वाटर भरो, टैप वाटर, जली हुई बंस की राख पियो। ये क्या तरीका है? पापा, श्योर हो इससे काम होगा? बस राख खिला रहे हो इसे, या फिर उसे दीवार की तरफ खींचते देखो। पापा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वो बंस आखिरी आंच में पकाए गए थे, उनमें मेरी रूह और उम्र भर की एनर्जी भरी थी। अब वो दूषित हो चुके हैं। उन्हें खाने वाला साये के रास्ते का मैसेंजर बन गया है। अगर ये मैसेंजर टूट गया तो वो चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी सारी वाइटैलिटी चूस न ले। पापा के ये वर्ड्स कितने अजीब थे, लेकिन कितने लॉजिकल भी। दिमाग अब पूरी तरह केओस में था। उसी वक्त एलिवेटर पहली फ्लोर पर रुकी और डोर्स खुले। मॉल की गर्म हवा और रौनक अंदर घुस आई। हानो की हालत थोड़ी बेटर लगी, कांपना थोड़ा कम हुआ। और सुनो, ये सब करते वक्त उस वांग सरनेम वाले को कुछ देखने या सुनने मत देना, वरना कोई नहीं बचा पाएगा उसे। इतना कहकर पापा ने फोन काट दिया। मैंने फोन देखा, फिर लिन युए को। वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में बिविल्डरमेंट और डर दोनों थे। सब सुना? अब क्या करते हैं? मैंने उससे पूछा। दरअसल खुद से भी पूछ रही थी, मानू या ना मानू? मानती हूँ, ये सब इतना अब्सर्ड है, फेरी टेल जैसा। नहीं मानती। हानो की हालत देखो, आधा मर चुका है। ये कोई हॉस्पिटल कैसे ठीक करेगा? डॉक्टर को बताओगी कि कोई इनविजिबल चीज उस पर सवार है। मैं लाइटर लेकर आती हूँ। लिन युए ने दांत भींचे, जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो। उसने हानो को मेरी तरफ धकेला और डगमगाते हुए मॉल के अंदर एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ गई। अकेले हानो को थामते हुए उसका वजन और भी ज्यादा महसूस हुआ। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। दर्द में तड़प रहा था, बेतुकी बातें
गड़बड़ा रहा था। दिल बैठ गया। उसे जल्दी से पास के बाथरूम में घसीट लाई। खाली था। उसे वॉल के सहारे बैठाया, दरवाजा लॉक किया। थोड़ी देर में लिन युए आई। हाथ में नया लाइटर था, आंखों में आंसू थे। कन्वीनियंस स्टोर वाले ने पूछा, लाइटर किस लिए? मैंने कहा, पापा की सिगरेट जलाने के लिए। उसकी आवाज बोलते बोलते धीमी हो गई। वो लिन यू जो हमेशा ऊपर से नीचे देखती थी मुझे, अब जो था वो सच में आयरॉनिक था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ से लाइटर ले लिया। कांपते हाथों से उसने डिजाइनर बैग से बाकी बचे बंस निकाले। बंस ठंडे थे, चिपचिपे थे, सफेद। उन पर बैग की कॉस्मेटिक्स की खुशबू चढ़ गई थी। लेकिन अजीब बात, बंस की सिलवटों में कुछ काला काला दिख रहा था, जैसे धब्बे। मुझे क्लियरली याद है, सुबह जब मैंने दिए थे तब ऐसा कुछ नहीं था। जल्दी करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बंस सिंक में रखे और लाइटर जलाया। क्लिक की आवाज आई। ऑरेंज फ्लेम निकली। मैंने फ्लेम बंस के पास लाई। तभी फिर कुछ अजीब हुआ। मायदा और मांस की फीलिंग वाले बंस थे, लेकिन जैसे ही फ्लेम पास आई वो तुरंत भड़क उठे। और वो फ्लेम नॉर्मल ऑरेंज नहीं थी। वो एक बीमार अजीब सी हरी रोशनी थी। एक ऐसी बदबू जो बयान नहीं हो सकती, पूरे बाथरूम में पल भर में फैल गई। जलते हुए मांस की स्मेल नहीं, बल्कि जैसे कोई बहुत पुरानी सड़ी हुई चीज दोबारा जल उठी हो। मैं और लिन युए दोनों ने नाक ढक ली। कोने में बैठे हानो ने भी जैसे वो स्मेल महसूस की। वो जोर से तड़पने लगा, हांफने लगा, जैसे किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा हो। मैंने दांत भींचे और फ्लेम थामे रही। मैंने बाकी बचे सारे बंस उस हरी आग के ढेर पर फेंक दिए। फ्लेम्स और तेज भड़क उठी और आग के अंदर से कुछ चटकने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीज तवे पर तल रही हो। साथ में धीमी धीमी चीखें, बारीक और पतली, जो इंसानी नहीं लग रही थी। लिन युए डर के मारे जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से कान ढक लिए। मेरी भी रूह कांप गई, लेकिन रुकना नहीं था। थोड़ी देर में बंस पूरी तरह काली राख का ढेर बन गए। हरी फ्लेम धीरे धीरे बुझी और बदबू कम हुई। मैंने सिंक में राख का वो ढेर देखा, फिर कोने में बैठे हानो को, जो अब थोड़ा शांत हो रहा था। एक हल्की सी राहत मिली। मैंने धीरे से हाथों से वो अभी भी गर्म राख कप में समेटी। फिर टैप खोला। ठंडा पानी बहने लगा और मैंने कप भर लिया। काली राख पानी में घुल गई और पूरा कप स्याही जैसा गदला हो गया। पीना तो होगा ही, वरना शायद बच नहीं पाएगा। हानो उठो। चेनवी कैसे हो? बस एक नाइटमेयर आया था। सपने में एक औरत मेरे ऊपर थी, बोल रही थी बहुत भूख लगी है। मैंने और लिन युए ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक जैसा डर था। ज्यादा मत सोचो। मैंने कप उसके मुंह के पास किया। लो पानी पियो। ये क्या है? उसने काले पानी को देखते हुए नाक भौं सिकोड़ी। एंटीडोट है। ये काली चीज क्या है? बिल्कुल स्याही जैसी लग रही है। पी सकते हो? पीना हो तो पियो। अगर वो नाइटमेयर दोबारा नहीं देखना तो ये पियो। मेरा टोन सख्त था, कोई ऑप्शन नहीं था। हनो हेजिटेट किया। उसने मेरे हाथ में कप देखा, फिर पास में खड़ी पीली पड़ी लिन युए को और कुछ समझने की कोशिश की। अभी जो हुआ वो क्या था? उसने लिन युए से पूछा। लिन युए के होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। क्या बताती कि तुम गराज में पागलों की तरह कांपे, चीखे और अब तुम पर कोई सवार था? तुम पजेस थे? हानो ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन वो हंसी रोने से भी बदतर थी। चेनवी, बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन पढ़ा है क्या? ये साइंटिफिक सोसाइटी है, पोजेशन कहाँ से आएगा? तो साइंस से एक्सप्लेन करो कि गराज में तुम क्यों चिल्ला रहे थे कि ठंड लग रही है, कोई पीछे से सांस ले रहा है, तुम्हारी सांस सफेद भाप क्यों बन रही थी? गार्डे की एसी बहुत तेज थी, शायद कोल्ड हो गया। कोल्ड से कंधों पर किसी का बोझ महसूस होता है, कोल्ड से गर्दन के पीछे किसी की सांस लगती है। खुद को फूल करो। तुमने वो बंस खाए, उन बंस में कुछ है, ये तुम खुद मानते हो। तो क्या तुमने पॉइजन किया था? पॉइजन नहीं किया, लेकिन वो बंस सच में दुकान से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। पापा के रूल्स कोई बेकार टेस्ट का मामला नहीं है, बल्कि ये उन जैसे लोगों की जान बचाने के लिए हैं जो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये वर्ड्स मेरे मुंह से क्यों निकले मुझे खुद नहीं पता। शायद वो हरी फ्लेम की वजह से। वो हरी फ्लेम, वो सड़ी हुई बदबू और वो मुश्किल से सुनाई देती चीख, इन सब ने मुझे एक नई, बिल्कुल नई समझ दी थी। अपने पापा की, उस बन शॉप की, और एक ऐसी पहचान जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया। मेरी बात सुनकर हानो स्टन्ड रह गया और लिन युए मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई मॉन्स्टर देख रही हो। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बंस बेचते हैं। 30 साल से। एक बूढ़ा आदमी जो ढेर सारे अजीबोगरीब रूल्स बनाता है। पियोगे? तुम्हारी मर्जी। बस इतना कह सकती हूँ कि ये ग्लास ऑफ वाटर आज तुम्हारी एकमात्र सैल्वेशन हो सकती है। मुझे जो करना था कर दिया, जो कहना था कह दिया, चॉइस तुम्हारी है। हानो काले पानी का कप थामे कांप रहा था। उस गदले लिक्विड को देखता रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते रहे। सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट और अननोन का डर आपस में लड़ रहे थे। एक एक मिनट गुजरता रहा। बाथरूम में खामोशी डरावनी थी। पी लो, चेनवी तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। अभी जो हुआ वो बहुत डरावना था। शायद लिन युए की बात काम आई, या शायद हानो खुद समझ गया। उसने दांत भींचे, आंखें बंद की, गर्दन पीछे की और एक ही सांस में वो काला पानी पी गया। जल्दी जल्दी, जैसे डर हो कि रुका तो पछतावा होगा। पीने के बाद उसने कप जमीन पर फेंका और जोरों से खांसने लगा। ये किस चीज का टेस्ट है? जली हुई मिट्टी जैसा। खांसते हुए थूक निकलने लगी। बिल्कुल बुरा हाल था। मैं और लिन युए नर्वसली देख रहे थे। सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। काम करेगा भी या नहीं? क्या वो एसोटेरिक मेथड सच में काम करेगी? तभी हानो की खांसी रुकी। उसने अचानक पेट पकड़ा और उसके चेहरे पर एक्सट्रीम
एक्सट्रीम पेन का एक्सप्रेशन आ गया। तुमने पिलाया क्या मुझे? मैं स्पीचलेस। ऐसा कैसे हुआ? पीने से ठीक होना था तो फिर दर्द क्यों? पापा पापा क्या हुआ? इसने पी लिया लेकिन पेट में दर्द हो रहा है। पापा ये तकलीफ में है। डरो मत, रुको, दर्द होगा ही। वो चीज इतनी आसानी से नहीं निकलती। पेट में पहुंच गई है तो निकलने में दर्द तो होगा। पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हानो जल्दी स्टॉल में जाओ, कुछ गंदा निकलेगा, निकलने दो, रिएक्ट करने से पहले ही निकल जाए। हानो पागल की तरह जमीन से उठा, लड़खड़ाते हुए सबसे नजदीकी स्टॉल की तरफ भागा। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ और उसके तुरंत बाद एक अविश्वसनीय आवाज आई, जोरदार और लंबी, जिसकी इको भी गूंजी। फिर एक ऐसी बदबू आई जो बंस जलाने की बदबू से 100 गुना तेज थी। बयान से बाहर की स्मेल, जैसे एक ट्रक भर सड़े अंडे, गली हुई मछली और पुरानी खाद सब 100 साल से सीवर में फर्मेंट होते रहे हों और फिर एक साथ फट पड़े हों। लिन्यू सबसे पहले बर्दाश्त नहीं कर पाई, वॉल के सहारे उलटी करने लगी। मुझे भी चक्कर आ गया, लगभग उलटी हो ही गई थी। मैं कसम खाती हूँ जिंदगी में ऐसी बदबू कभी नहीं सूंघी। पापा की दुकान में तेल, पसीना, कचरा, सब तरह की स्मेल्स होती हैं, लेकिन इतनी घिन कभी नहीं आई। उसने क्या निकाला पता नहीं, जानना भी नहीं चाहती। बस जल्दी खत्म हो। टॉयलेट फ्लश हुआ और दरवाजा चरमराते हुए खुला। हानो बाहर निकला, डोर फ्रेम के सहारे खड़ा था। चेहरा अभी भी पीला था लेकिन वो पर्पलिश रंग गायब हो गया था। कपड़े पसीने से तरबतर थे, जैसे पानी से निकाला हो। पूरी तरह थका हुआ लेकिन आंखों में क्लैरिटी वापस आ गई थी। ठीक हूँ अब। कुछ और फील हो रहा है? कोई पास आ रहा है? नहीं नहीं, वो फीलिंग गई। पीठ ठंडी नहीं, कंधा भारी नहीं। वो खुशी से 2 बार उछला, हालांकि टांगे अभी भी थोड़ी कमजोर थीं। काम कर गया। पापा का तरीका सच में काम कर गया। मैंने एक लंबी सांस ली, थकान ने घेर लिया। इस एक सुबह में मेरी पूरी 20 साल की जिंदगी से ज्यादा हो गया था। हानो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मेरे पास आया। उसके होंठ हिले, कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं निकले। आखिर में उसने पॉकेट से वॉलेट निकाली, जितनी कैश थी सब निकाली, कोई 10,000 होंगे, सब मेरे हाथ में ठूंस दिए। लो आज के लिए शुक्रिया। उसकी आवाज में सुबह वाला घमंड और अकड़ बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक झुकाव था मेरी तरफ, या यूं कहें मेरे पापा की तरफ, हमारी उस रहस्यमयी बन शॉप की तरफ। चेनवी, सॉरी भी और थैंक यू भी। मैंने हाथ में पैसे देखे, फिर उन दोनों को। अचानक थोड़ी हंसी आई। सुबह इन्हीं पैसों से मेरी बेइज्जती हुई थी, अब इन्हीं पैसों से शुक्रिया। पैसे वही थे, मतलब बिल्कुल अलग। तुम्हारे पापा असल में करते क्या हैं? उसकी नजर मेरे और पापा के बीच घूम रही थी, बन शॉप के ओनर की पहचान और आज के सारे अजीब इवेंट्स के बीच। साफ था वो अब नहीं मान सकता था कि हम बस ऑर्डिनरी बन सेलर्स हैं। क्या जवाब दूं? यही कि मुझे भी नहीं पता। मैंने उसे देखा, फिर लिन युए को। अचानक दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसने खुद मुझे चौंका दिया। जानना चाहते हो? मैंने एक मिस्टीरियस स्माइल दी, पापा की नकल करते हुए। आज रात दुकान पर आओ, धीरे धीरे बताती हूँ। ये कहते हुए मैं खुद हैरान थी। क्या कर रही हूँ मैं? इन्हें घर की दुकान पर इनवाइट कर रही हूँ, जिस जगह पापा ने इन्हें कभी नजदीक न आने दिया। और धीरे धीरे बताऊंगी। क्या बताऊंगी? मुझे खुद कहाँ पता है कुछ। थोड़ी देर पहले तो मैं खुद इडियट की तरह थी, लेकिन जैसे ही ये वर्ड्स निकले एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन आई जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। हानो और लिन युए के चेहरों पर हैरानी, क्यूरियोसिटी और हल्के से डर का मिला जुला एक्सप्रेशन देखकर लगा जैसे कुछ वापस मिल गया। मैं अब वो डरपोक नहीं थी जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड ने सरेआम बेइज्जती की थी, बल्कि मैं वो थी जिसके पास उनका एक ऐसा राज था जो उन्हें पता नहीं था। भले ही उस मास्टर को खुद कुछ नहीं पता था। हमारी दुकान पर हानो का एक्सप्रेशन बड़ा एक्सप्रेसिव था, जैसे जाना भी चाहता था और डर भी रहा था। आज की सारी घटनाओं ने उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू तोड़ दी थी। अब वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंसान के भेस में कोई और हो। क्यों डर लग रहा है? किसने कहा डर लग रहा है? हानो ने खुद को सीधा किया। एक अमीर आदमी की डिग्निटी दांव पर नहीं लग सकती थी। जाऊंगा। कितने बजे? रात 10 के बाद। हानो ने हाँ कहा। फिर लिन युए को देखा। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और बुरे हाल में बाथरूम से निकल गए। बदबू अभी पूरी तरह गई नहीं थी, इसलिए मैं भी जल्दी से निकलकर मॉल की रोशन और खुली लॉबी में आ गई। ताजी हवा में सांस ली और अभी जो हुआ वो सब जैसे एक एब्सर्ड ड्रीम लगा। हरी फ्लेम, वो सड़ी बदबू, काला लिक्विड और हन्नो का वो ऑट्रेजस एक्सक्रीमेंट, सब कुछ अनरियल लग रहा था। मैंने हाथ में मोटे नोट्स का बंडल देखा, फिर हाथ के पीछे खून के अभी भी गीले निशान। इसने क्लियरली बता दिया कि सब कुछ रियल था। उस अर्बन विलेज में मेरे पापा ने 30 साल से एक ब्रेकफास्ट शॉप चलाई थी, एक ऐसे राज के साथ जो मुझे पता ही नहीं था। और वो राज आज लिन युए के आने की वजह से एक छोटे से कोने में खुल गया था। मैंने फोन निकाला, थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर भी पापा का नंबर डायल किया। पापा, हो गया, अच्छा हुआ। हाथ में जो पैसे हैं वो रख लो, आज बहुत मेहनत की। पापा अब तो एक्सप्लेन करोगे ना? वो बंस, यांग एनर्जी, यिन एनर्जी, वो सब क्या है सच में? हम कौन सा फैमिली है? मैंने एक साथ दिल के सारे सवाल उससे पूछ दिए। पापा फिर चुप हो गए। इस बार खामोशी और लंबी थी। कुछ चीजें न जानने में ज्यादा भलाई है। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपने एक प्लैंक के पुल पर हूँ। नहीं, आज अगर लक ने साथ न दिया होता तो हानो मर सकता था। अगली बार भी होगा कुछ ऐसा और मुझे अभी भी कुछ पता नहीं, एक फूल की तरह। क्या लगता है मैं हैंडल कर सकती हूँ या नहीं? पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मुझे सच जानने का हक है। सच ये है कि हमारी फैमिली पीढ़ी दर
पीढ़ी इस विलेज की उस बड़ी दीवार के नीचे जो है उसके लिए खाना बनाती आई है। किसके लिए खाना? मेरे मरे हुए पति के लिए। पापा ने वो 3 वर्ड्स इतनी सादगी से कहे, मेरे सिर पर जैसे भारी हथौड़ा पड़ा। भले ही मन में था कि पापा ऐसा कुछ कहेंगे, फिर भी सुनकर दिमाग घूम गया। हमारी दुकान इसीलिए यहाँ है, इसीलिए 30 साल से नहीं हिली। उनके नीचे जो है उन्हें शांत रखने के लिए। हर रोज भोर से पहले पहली ताजी बेक हुई मीट बन, जिसमें हमारी लाइफ फोर्स का हिस्सा होता है, वो उनके लिए ऑफरिंग होती है। अगर सीधे खाया जाए तो वो ताकतवर हो जाते हैं और नुकसान करने आते हैं। इसीलिए दुकान में कोई जिंदा इंसान खाए और दुकान में इतने सालों से जमा हुई ह्यूमन स्पिरिट, वो वाइटल एनर्जी बंस में और आत्माओं के जरिए शांत होती है। वो स्पिरिट इंसेंस की तरह नीचे पहुंचती है। लेकिन अगर बाहर ले गए तो ताजी बेक हुई बंस अंधेरे में उजाले की तरह है, आसपास की हर बुरी चीज को खींचती है। जिसने ये बंस खाए वो जैसे उन चीजों के लिए दरवाजा खोल देता है। वो पीछे पड़ जाते हैं, तब तक तंग करते हैं जब तक सारी वाइटैलिटी चूस न लें। पापा की बातों में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, एक बार में प्रोसेस नहीं हो रही थी। लग रहा था जैसे पापा नहीं कोई फेरी टेल सुन रही हूँ, अपनी फैमिली की बेकरी के बारे में एक डार्क और क्रीपी फेरी टेल। लिन्यू को कैसे पता चला, वो बंस लेने का आइडिया कैसे आया उसे पता नहीं, लेकिन फील हुआ मुझे जो एबिलिटी हमारी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है, अब नवी जनरेशन में मुझ तक है। इन चीजों से रोज डील करते करते एक सेंसिटिविटी आ जाती है नेचुरली। जिसे मेरी एनर्जी लगी हो वो कंटेमिनेट हो तो मुझे सीने में एक जोर लगता है। तब मुझे समझ आया कि फोन पर वो इतने शॉक्ड क्यों थे और इतनी एक्यूरेसी से कैसे बोल पाए कि लग्जरी कार में एक औरत थी। उन्हें सब पता था लेकिन मुझसे छुपाते रहे। पहले क्यों नहीं बताया? बताने से क्या फायदा था? ताकि तुम भी सारी जिंदगी इस यिन ऑरा वाली गंदी दुकान की रखवाली करते हुए, इन अंधेरे में जीने वाली चीजों से डील करते हुए बिताओ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि तुम इस जगह से जितना दूर जा सको चली जाओ। पापा की ये बात जैसे हैमर की तरह दिल पर लगी। मैं हमेशा सोचती थी उन्हें नहीं चाहते थे कि मैं दुकान संभालूं, क्योंकि उन्हें लगता था मैं क्लमजी हूँ, मेहनत नहीं कर सकती। ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक्चुअली मुझे बचाना चाहते थे। अपने तरीके से, खामोश और जिद्दी एम्ब्रेस से उन्होंने मेरे लिए एक साफ आसमान थामे रखा। पापा बस एक ग्रोन मैन, योरी मैं क्या कर रही हूँ जैसा दिख रहा है। जरूरी ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम भी थके हो आज, जल्दी सोने जाओ, कल बात करते हैं। नहीं पापा, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? अपॉइंटमेंट है। हानो, ऑनलाइन यूए को आज रात 10 बजे दुकान पर बुलाया है। मैंने एक लंबी सांस ली। कभी इतनी क्लियर हेडेड और डिटरमिन्ड नहीं लगी थी जितनी अभी। वो जानना चाहते हैं हमारी फैमिली का सच, और मैं भी जानना चाहती हूँ। तो पापा आज रात मुझे सब कुछ बताओ जो जानते हो। मैं दुकान संभालना चाहती हूँ। दूसरी तरफ पापा पूरे 1 मिनट चुप रहे। उनकी हैरानी भरी हैवी ब्रीदिंग तक सुनाई दे रही थी। क्या कहा? दोबारा बोलो। अब तुम पागल हो गई हो। पापा फाइनली भड़के। उनकी आवाज वापस उसी गुस्से वाले टोन में आ गई। चेनवी, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें यहाँ से भेजा, कॉलेज भेजा, इसीलिए भेजा ताकि तुम कोई प्रोफेशन बनाओ और इस जहन्नुम में वापस ना आओ। जानती हो क्या कह रही हो? जानती हूँ, मैंने शांति से जवाब दिया, पहले से कहीं ज्यादा क्लियर। पापा तुमने 20 साल से ज्यादा मुझे प्रोटेक्ट किया, बस बहुत हुआ। अब मेरी बारी है। तुम्हारी बारी किस चीज की? यहाँ रहकर भूखों से डील करो और इस छोटी सी दुकान में जिंदगी काट दो, यही जिंदगी चाहिए तुम्हें? नहीं जानती, ये वो जिंदगी है जो चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन आज से पहले मुझे चूज करने का मौका ही नहीं मिला था। तुमने सारा खतरा और सारी गंदगी अपने पर ले ली, मेरे लिए एक ब्राइट और नॉर्मल जिंदगी छोड़ी। लेकिन वो जिंदगी झूठी थी, आसमान में तैर रही थी बिना रूट्स के। आज सच में जमीन पर आई हूँ। अपने हाथ देखती हूँ, आटे से सने हैं, बर्न के निशान हैं, लैंप पोस्ट से छिलने के मार्क्स हैं। इन हाथों ने सब्जी काटी, मांस काटा, चाकू थामा, जान बचाई। गंदे हैं, थके हैं, लेकिन रियल हैं। पापा तुम हमेशा कहते थे हमारी फैमिली की मीट बंस का कुछ तो है इनमें। पहले समझ नहीं आता था, अब थोड़ा समझ आया। ये सिर्फ खाने की गर्मी नहीं है, बल्कि जिंदगी की विटैलिटी भी है, और एक जिम्मेदारी है जो चैन फैमिली के खून में जनरेशन से चली आ रही है। बकवास है जिम्मेदारी, पापा दूसरी तरफ से चिल्लाए। ये फेट है, ये एक कर्स है, एक ऐसी बेड़ी जिसे हमारी चैन फैमिली हर जनरेशन में तोड़ नहीं पाई। मैंने तुम्हें बाहर निकाला था, तुम खुद वापस क्यों कूद रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, क्योंकि मेरा सरनेम चैन है। अगर ये फेट है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, अगर ये कर्स है तो मैं इसे तोड़ूंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये कहने के बाद दूसरी तरफ फिर खामोशी आ गई। इस बार न खामोशी थी न सांसें, बस एक दबी हुई सिसकी थी, आंसुओं के टपकने की आवाज। पापा रो रहे थे। वो इंसान जो मेरी मेमोरी में हमेशा माथे पर बल लिए, हमेशा बेसब्र रहा, जिसने हर बात अपनी पाइप और खामोशी से एक्सप्रेस की, वो रो रहा था। मैं मॉल की लॉबी में भीड़ के बीच फोन थामे खड़ी थी और आंसू रुक नहीं रहे थे। हम दोनों बाप बेटी शायद पहली बार फोन पर इस तरह मिले थे। इतनी सच्ची बात हुई थी। हमेशा कुछ न कुछ बीच में रहा। चिकनी काउंटर, उठती भाप और बच्चों को इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए वाला वो जुमला। आज वो दीवार फाइनली टूट गई थी। तुमने सच में सोच लिया है? काफी देर बाद पापा की आवाज आई, बहुत भारी और बैठी हुई। सोच लिया है, पछतावा नहीं है, पछतावा नहीं है। ठीक है, तो आज रात दुकान के लिए सब तैयार कर लो। मेरे बेड के नीचे जो काला वुडन बॉक्स है उसे भी निकाल लो। काला वुडन बॉक्स। हाँ, वक्त
आने पर समझ जाओगी। हानो और लिन यूए को आने दो, कुछ बातें हैं जो आउटसाइडर्स को जानना जरूरी है ताकि आगे कोई अनजाने में फिर से तकलीफ न उठाए। ठीक है, मैंने फोन रख दिया। लगा जैसे सीने पर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया। आगे का रास्ता अननोन था, अजीब था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा ग्राउंडेड फील हो रहा था क्योंकि अब पता था कि आज से मैं अकेली नहीं हूँ। वो बेमकसद शहर में भटकने वाली प्रोफेशनल चैनुई नहीं हूँ। मैं पुरानी चेंजी शॉप की यंग मास्टर हूँ। मैं वापस उस पुराने घर गई जहाँ पापा रहते हैं माँ के जाने के बाद से। वो ब्रेकफास्ट शॉप के ऊपर ही है। घर बहुत पुराना था लेकिन पापा ने बेहद साफ रखा हुआ था। उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए बेड के नीचे वो काला वुडन बॉक्स मिला। बॉक्स बंद था, बहुत भारी था, कोई लॉक नहीं, बस एक पुरानी कॉपर क्लास्प। मैंने खोला नहीं। कुछ इंस्टिंक्ट था जो कह रहा था इसे खोलने के लिए पापा का होना जरूरी है या कम से कम उनकी इजाजत। फिर इंसेंस भी मिली। ये चीजें घर में हमेशा रही थी। पापा, माँ और फैमिली के एंसेस्टर्स के लिए निकालते थे। पहले सुपरस्टिशन लगती थी लेकिन अब लगा शायद सिर्फ एंसेस्टर्स के लिए नहीं। सब कुछ तैयार हो गया। मैं दुकान पर वापस आई। आसमान अंधेरा होने लगा था। इस कस्बे की रात दिन से ज्यादा जिंदा होती है। काम से लौटते लोग, स्ट्रीट वेंडर्स की आवाजें, बच्चों की हंसी और शोर एक जोशीली सिम्फनी बनाते हैं। पापा इसे ही दुनिया का धुआं और आग कहते हैं। मैंने दुकान बिजनेस के लिए नहीं खोली, बस सारी लाइट्स जलाई और सफाई शुरू कर दी। हर टेबल, हर स्टूल कपड़े से रगड़ा जब तक स्पॉटलेस ना हो गया। फ्लोर की ग्रीस को ब्रश से बार बार स्क्रब किया। पूरी तन्मयता से काम किया, जैसे कोई पवित्र रिचुअल हो। जैसे अपने एक्शन से इस दुकान को और यहाँ जो भी है उसे बता रही थी कि मैं वापस आ गई हूँ। रात के 9 बज चुके थे जब पापा का कॉल आया। सुनो, जब वो आए एक शब्द मत बोलना, पहले उन्हें बैठाओ, फिर ठीक 10 बजे एक नई बैच बनाओ। याद रखो, डो गूंदने से लेकर स्टीम होने तक 10 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही रात के 10 बजे तुरंत कवर कर देना। 10 बजे क्यों? क्योंकि उनके खाने का टाइम है। मैं खाने के टाइम पर पॉट खोलूंगा। ये बैच आज जिंदा लोगों के लिए नहीं है। जिंदा लोगों के लिए नहीं तो किसके लिए? बंस बाहर निकालो, दुकान के एंट्रेंस की स्टेप्स पर रखो, साथ में इंसेंस पेपर और 3 अगरबाती जलाओ। तो डायरेक्टली उन्हें ऑफरिंग दे रहे हैं? तुमने तो कहा था वो हार्म करते हैं। वो नॉर्मल दिनों में करते हैं लेकिन आज अलग है। पापा की आवाज में एक ऐसा खतरा था जो मेरी समझ से बाहर था। आज चैन फैमिली की यंग मास्टर पहली बार उन्हें ऑफरिंग दे रही है। ये रूल है। तुम्हें उन्हें बताना है कि अब इस दुकान में कौन है। अपनी सिंसेरिटी भी दिखानी है और अपना रूल भी। ये बैच उनके लिए है, ये बताने के लिए कि चैन फैमिली बदल गई है। अब से वो हमारे रूल्स फॉलो करेंगे। खाना है तो इंतजार करो, जब जिंदा दें तब लो। मैंने पूरी तरह समझे बिना भी सब नोट कर लिया। एक एक करके रात के 9:50 पर आखिरी ट्रे स्टीमर में रखी। सफेद भाप उठने लगी। तभी दुकान के एंट्रेंस पर 2 फेमिलियर चेहरे दिखे, हानो और लिन यूए। उन्होंने कपड़े बदले थे, दिन से ज्यादा लाइवली लग रहे थे, लेकिन चेहरों पर टेंशन और बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो डोरवे पर खड़े, रोशन दुकान और काम में लगी मुझे देखते हुए एक पल हेजिटेट किए, फिर अंदर आए। मैंने नजर नहीं उठाई, बस शांत आवाज में कहा, आ गए, बैठो, 10 बजने में 10 मिनट है। हनो और लिन्यू ऐसे अंदर आए जैसे पहली बार शहर आए 2 बच्चे हों, हर चीज को क्यूरियोसिटी और सावधानी से देखते हुए। उन्होंने एंट्रेंस के पास एक टेबल चुनी, सीधे बैठे, हाथ कहाँ रखें समझ नहीं आ रहा था। मैंने इग्नोर किया, काम जारी रखा। डो गूंदना, खींचना, बंस बनाना। मेरे हाथ तेज नहीं थे लेकिन पक्के थे। हर स्टेप जैसे हड्डियों में बसी मेमोरी हो। दुकान बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ डो की आवाज और स्टीमर की हिसहिसाहट। हानो और लिन यूए भी नहीं बोले, बस मुझे देखते रहे। उनकी नजरें इनिशियल क्यूरियोसिटी से धीरे धीरे हैरानी में बदल गईं। शायद उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं, जो एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लगती हूँ, इस काम को इतनी स्किल और एक अलग ही रिदम से कर सकती हूँ। बचपन से करती आई हो तो यूनिवर्सिटी क्यों गई, ऑफिस जॉब क्यों की? ये सवाल जैसे सुई की तरह दिल में चुभा। मैंने डो गूंदना रोका और नजर उठाई, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे। उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द सीधे कहा, क्योंकि उन्हें लगता था बंस बेचना शर्मनाक है। लिन यूए का चेहरा इंस्टेंटली व्हाइट पड़ गया। वो जानती थी ये वर्ड्स उसके लिए थे और मेरे लिए भी। एक वक्त था जब मुझे भी शर्म आती थी। लगता था पापा एक फेलियर है जो ये टूटी फूटी दुकान चलाते हैं। तेल और धुएं की स्मेल से खुद को कमतर समझती थी। भागना चाहती थी, प्रूव करना चाहती थी कि मैं अलग हूँ। लेकिन आज समझ आया, मैं बुरी तरह गलत थी। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, नजर झुकाई और बंस बनाती रही। माहौल पहले से भी भारी हो गया। पुरानी वॉल क्लॉक टिक टिक करती रही। एक एक सेकंड सबके दिल पर पड़ता रहा। 9:57, 9:58, 9:59, और जब सेकंड हैंड सबसे ऊपर पहुंची, डिंग डिंग, घड़ी ने भारी और लंबी आवाज में 10 बजाए। पहली डिंग के साथ ही मैंने स्टीमर का ढक्कन एक झटके में उठाया। सफेद भाप का एक ऐसा झोंका आया जो दिन वाले से कई गुना तेज था, साथ में जलते मांस की खुशबू, और पूरी छोटी सी दुकान पल भर में भर गई। भाप इतनी घनी थी जैसे कभी न छोटने वाला कोहरा। दूसरी तरफ हानो और लिन यूए के चेहरे तक नहीं दिख रहे थे, लेकिन फील हो रहा था कि वो इस अचानक चेंज से हड़बड़ा गए और एक कदम पीछे हट गए। हिलो मत, कुछ बोलो मत। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन उस खामोश दुकान में बिल्कुल साफ सुनाई दी। वो दोनों सच में नहीं हिले। मैंने केयरफुली स्टीमर से 10 ताजे बने बंस निकाले। बंस सफेद और गोल थे, दिन वाले से बड़े, सिलवटें ज्यादा क्लियर। रोशनी में उन पर एक नमी की चमक भी थी। फिर ट्रे हाथ में लेकर मैं एक एक कदम दुकान के दरवाजे की
तरफ बढ़ी। हर कदम पक्का था। महसूस हो रहा था जैसे अनगिनत आंखें चुपके से मुझे देख रही हैं। अंदर से हानो और लिन युए की डरी हुई नजरें और बाहर से उन चीजों की नजरें जो दिखती नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी मेरे हाथों में ऑफरिंग का। मैं दरवाजे तक आई लेकिन बाहर नहीं निकली। बजाय इसके ट्रे को एंट्रेंस की ऊपरी स्टेप पर फर्मली रख दिया। 10 बंस एक लाइन में। फिर वापस दुकान में आई और काउंटर से पहले से तैयार किया हुआ पेपर मनी और कैंडल्स निकाले। कैंडल्स जलाए और दरवाजे के दोनों तरफ रखे। कैंडल लाइट कांपती रही। मेरी लंबी पतली शैडो फ्लोर पर पड़ती रही। फिर पेपर मनी का एक बंडल जलाया और एंट्रेंस के पास रखे आयरन बोल में डाला। फ्लेम्स अचानक उठी। पेपर मनी राख बनती रही जो रात की हवा में उड़ती हुई किसी अनजान जगह की तरफ जाने लगी। आखिर में 3 अगरबत्तीस जलाई। दोनों हाथों से थामे दरवाजे के बाहर के गहरे अंधेरे की तरफ मुंह करके मैंने 3 बार सिर झुकाया। गांव के चारों कोनों के भाई बहनों, मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन यकीन था कि अंदर और बाहर दोनों जगह सुनाई दे रही है। मेरा नाम चेनुई है। मैं पुरानी चेंगी शॉप की नई ओनर हूँ। आज यहाँ आलिना आने पर एक छोटी सी ऑफरिंग लाई हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, बस आप सबके लिए मेरी थोड़ी सी खुशी। पापा यहाँ थे, मेरी बेकदरी के लिए माफ करना। अब से मैं संभालूंगी। मेरी चेन फैमिली के रूल्स नहीं बदलेंगे। हर सुबह पहली ताजी बंस, सबके लिए खाना इंश्योर करेंगी, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। जो तुम्हारा नहीं है वो मत लो, जो नहीं खाना चाहिए वो मत खाओ। आज जो हुआ वो हमारी चेन फैमिली की गलती थी। इस बार नजरअंदाज करती हूँ। अगली बार हुआ तो मुझे रशलस होने से मत रोकना। मैं पलटूंगी और रहम नहीं करूंगी। इतना कहकर मैंने तीनों अगरबैटिस एंट्रेंस के पास इंसेंस बर्नर में गाड़ दिए। सब हो जाने के बाद मैं पलटी और दुकान में वापस आ गई। बंस की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन फील हुआ बाहर का टेम्परेचर कुछ डिग्री नीचे आ गया। रात की हवा चली। साथ में एक चीरती हुई सी आवाज आई, जैसे बहुत सारे लोग किसी चीज के लिए लड़ रहे हों या बहुत सारे लोग धीरे धीरे रो रहे हों। हानो और लिन युए फ्रीज हो गए, एक दूसरे से सट गए, चेहरे कागज की तरह सफेद। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे जहन्नुम से कोई आया हो। मैंने कोई अटेंशन नहीं दिया। एक टेबल पर खुद बैठ गई, एक कप चाय ढाली। बैठो। वो दोनों कांपते हुए सामने बैठ गए। अभी किससे बात कर रही थी? क्या लगता है मास्टर चेन? हानो ने कहा। उसने मुझे एड्रेस करने का तरीका चेनुई से बदल कर मास्टर चेन कर दिया था। वो उन बंस को खाएंगे, जब खा लेंगे तो चले जाएंगे। हम तीनों दुकान में बिना एक शब्द बोले बैठे रहे। कोई 10 मिनट बीते। बाहर की वो ठंडी उदास फीलिंग धीरे धीरे कम हुई और कस्बे की रात की नॉर्मल रौनक वापस आ गई। मैं उठी और एंट्रेंस की तरफ गई। स्टेप्स पर ट्रे अभी भी रखी थी, लेकिन उस पर रखे 10 बंस गायब थे। न कोई ग्रीस का दाग, न कोई टुकड़ा, जैसे थे ही नहीं, बस हवा में मिल गए।